हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि कक्षा 12वीं की जो एनसीईआरटी की इकोनॉमी की किताब है, जिसका नाम है वृष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय, इसके बारे में बात की हुई थी। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की ही इकोनॉमी की किताब है, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ना है और किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि बिना एनसीईआरटी किताबों के कुछ नहीं उखड़ने वाला है। इसलिए समय रहते हुए 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबों को आप लोग पढ़ लीजिए और अच्छे से कवर कर लीजिए। और इसे जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कुछ बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। पहले जब भी किताब आप लोग उठा के पढ़ते हैं तो कोई आपको नोट्स नहीं बनाना है, कोई काटा पाटी नहीं करना है। बस नॉर्मल तरीके से बड़े ध्यान से आप लोगों को उसे पढ़ना है। उसकी एक एक लाइन को, एक एक शब्द को आप लोगों को समझना है। हर 1 से 2 बार आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि नोट्स आप लोगों को किन पॉइंटों का बनाना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 90 से 95% नोट्स बनाने का जो काम है ना, वो आप अपने दिमाग में कर लीजिए। और बाकी का आप 5 से 10% बचता है, तो वो आप लोग किया करिएगा, पेज पर आप लोग लिख सकते हैं। और उसे परीक्षा के नज़दीक जब आप लोग होते हैं ना, उस समय रिवीजन के लिए रख लेते हैं अपने पास। और बाकी आपका दिमाग ही आपके साथ परीक्षा हॉल में जाता है, आपके साथ रहता है। तो ये भी आपको काम करना है। दूसरा काम ये भी करना है आपको कि जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं, चाहे आप लोग अर्थशास्त्र उठाइए, भूगोल उठाइए, राजनीति विज्ञान उठाइए, या इतिहास उठाइए, विज्ञान उठाइए, उसकी सभी किताबों को एक बार में आप देखिए। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें कवर कर लीजिए। ऐसा मत करिए कि एक सब्जेक्ट कक्षा 6वीं का पढ़ लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट उसी कक्षा 6वीं का पढ़ा, फिर तीसरा सब्जेक्ट नहीं। एक कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और पहले उसकी सभी किताबें खत्म कर दीजिए। एक आप जुड़ाव रख पाएंगे और आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, फिर चाहे बैकग्राउंड आपका कुछ भी रहा हो। और ये किताबें आप देखिए, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, मेंस हो, मुख्य परीक्षा हो, हर जगह आपको फायदा भी देते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी क्लासें हम लोग ले चुके हैं, बस इतना कह सकते हैं और बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे कवर कर लीजिए। आपका प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, ऑप्शनल, हर सब्जेक्ट को कवर किया गया है। और उसका सिलेबस हो, पैटर्न हो, और पुराने क्वेश्चन पेपर हो, उन्हें भी देखा है। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है, इसे आप लोग कवर कर सकते हैं। और अगर इस किताब को आप लोग खरीदने जाएंगे तो इस तरह का कवर पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है आपको। और अगर आप लोग पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं तो ये सभी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ये भी देख लेते हैं। और उससे पहले एक और देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक कुछ शब्दावलियां हैं, इनको भी आप लोग पढ़ेंगे। और इन्हीं शब्दावलियों को आप लोग जब स्पेशल किताबें पढ़ रहे होंगे ना, वहां भी देखने को मिलेगा। और इन सब शब्दावलियों की परिभाषा आपको एनसीईआरटी किताब में देखने को मिलती है, बहुत ही सरल शब्दों में, तो आप लोग समझ पाते हैं उसे। एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक थे। और समस्त मुद्रा संसाधन, डाकघर बचत संगठन की अवधि जमा रहित व्यापक मुद्रा होती है। और संतुलित बजट, ये आप देखिए, ऐसा बजट जिसमें करों से प्राप्त राजस्व सरकार के व्यय के बराबर हो। और बैंक दर, आरक्षित निधि के अभाव की स्थिति में यदि व्यवसायिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेता है ना, तो उसे व्यवसायिक बैंक द्वारा भुगतान योग्य ब्याज दिया जाता है, उसी को बैंक रेट कहते हैं। आधार वर्ष, इसमें आप देखेंगे कि वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। वस्तु विनिमय, मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं का विनिमय करना। इसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले एक वस्तु आप लोग लेते थे, उसके बदले में दूसरी वस्तु पहले दे देते थे। अब आप देखिए, पैसा आ चुका है, मुद्रा है आपके पास, करेंसी है, तो उसका उपयोग कर लेते हैं। पूंजी, उत्पादन का एक ऐसा कारक जो स्वयं उत्पादित होता है और आमतौर पर उत्पादन प्रक्रिया में इसका पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं होता है। ये सब शब्द देखते रहिए, अगर कहीं कहीं कोई परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं। मूल्य ह्रास, पूंजी स्टॉक में एक कला अवधि के अंतर्गत टूट फूट अथवा अवक्षय को। अवमूल्यन, आप देखें, आधिकारिक कार्रवाई के माध्यम से
अधिकलित विनिमय दरों के अंतर्गत देशीय करेंसी की कीमत। तो ये भी आप लोग देखेंगे, ये आप लोग देखिए समझिए, कहीं भी कोई भी परेशानी होती है तो मैं आप लोगों के सामने। राजकोषीय नीति, सरकार के खर्च के स्तर तथा अंतरण और कर ढांचे के स्तर के संबंध में सरकार की नीति आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये सरकार राज्य जो देश में कानून व्यवस्था कायम करता है, कर एवं शुल्क लगाता है, कानून बनाता है, नागरिकों के आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है, वही सरकार होती है। महामंदी, तो 1930 के दशक की कला अवधि में आप देखें जो न्यूयॉर्क में 1929 में स्टॉक बाजार तेजी से गिरावट के साथ हुई थी, निर्गत में गिरावट और बेरोजगारी में बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई थी। सकल घरेलू उत्पाद, ये आप देखिए किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य, और इसमें पूंजी स्टॉक के मूल्यह्रास के प्रतिस्थापन निवेश भी शामिल रहते हैं। सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्तियों पूंजीगत प्राप्तियों की अपेक्षा कुल सरकारी व्यय का अधिपत्य जिसमें रेट का सृजन नहीं होता है। चलिए, तो ये आप लोग समझिए, और मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, और ये बहुत आपको आगे काम आने वाले हैं। बेरोजगारी दर, रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ लोगों की संख्या जो कि रोजगार की तलाश में है, और रोजगार की तलाश में लोगों की कुल संख्या का अनुपात होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये आप देखिए। अब इसमें देखिए किताब एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखवाई जाती है और बड़ी रिसर्च करके लिखी जाती है, इसीलिए आप देखते हैं इसमें बड़े भरोसेदार आंकड़े रहते हैं और बहुत ही मामूली कीमत रखी गई है कि आसानी से सभी तक पहुंच हो सके। 75 रुपए की रखी गई है कीमत, मिलेगी ये, तो ये भी कर लीजिए। बाकी ये पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़ते रहिए। देखिए पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिन लोगों के योगदान है, जिन कमेटी समितियों का योगदान है, उनके नाम है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अध्याय 1 में आप लोग परिचय पढ़ेंगे, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, समष्टि अर्थशास्त्र का वर्तमान पुस्तक का संदर्भ देखेंगे, और समष्टि को आप लोग मैक्रो भी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, समष्टि अर्थशास्त्र की कुल मूलभूत संकल्पनाएं हैं। आय का वर्तुल प्रभाव, राष्ट्रीय आय गणना की विधि, उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि, व्यय विधि, आय विधि, साधन लागत आधारित कीमतें और बाजार कीमतें, कुछ समाविष्टि अर्थशास्त्रीय तदाम्य और मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक दर, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। फिर आप लोग मुद्रा और आप देखें बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, करेंसी के कार्य, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन, एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा, सारा सृजन की सीमाएं और मुद्रा गुणक, मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण के लिए नीतिगत उपकरण। फिर अध्याय 3 देखेंगे, आय और रोजगार के निर्धारण, समग्र मांग और उसकी अवयव देखेंगे, और उपभोग। फिर आप देखें 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण, लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण, स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन, समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव, गुणक क्रिया विधि, कुछ अन्य संकल्पनाएं भी देखेंगे इसमें। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट का मतलब क्या होता है, इसके अवयव क्या होते हैं, सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, प्राप्तियों का वर्गीकरण, पूंजीगत लेखा, संतुलित अधिशेष, घाटा बजट आप लोग देखेंगे, सरकारी घाटे का माप देखेंगे। और खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें अदायगी संतुलन, चालू खाता, पूंजी खाता, अदायगी संतुलन और घाटा, और विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, तृतीय और स्थिर विनिमय दर प्रणालियों के गुण और दोष, प्रबंधित तृतीय, ये सब आप लोग देखेंगे इसमें। और मैं इतना कह सकता हूं कि कहीं कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी अगर आप लोग एक एक सभी किताबों को एक लाइन से आप लोग पढ़े होंगे तो। ठीक है, ये आपका अध्याय पहला है, इसका एक नज़र केवल हम लोग देख लेते हैं, हम लोग कोई पढ़ने वाले नहीं है, और ऐसे आप लोग देख लीजिए। इसमें बड़े सरल शब्दों में लिखी गई हैं और इसमें कोई भारी भरकम ऐसे शब्द उपयोग नहीं किया गया है जहां आपको परेशानी हो या आप लोग समझ में ना आए आपको। ठीक है, तो ये आप लोग देखते रहिए। और इसमें जो अभ्यास के लिए क्वेश्चंस रहते हैं ना, उन्हें पहले आप लोग पढ़ लिया करिएगा, फिर इस चैप्टर को पढ़ा करिएगा, फिर लास्ट में आप लोग उसके जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके आप लोग आंसर देने की भी कोशिश किया करिएगा कि आप लोगों दे पा रहे हैं आंसर, उनकी नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे से आप लोगों ने कवर किया पाया है या नहीं कर पाया है। ये सारांश आप देख रहे हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक परिवर्तनों का विचार होता है। जो वृष्टि होता है वो छोटे क्षेत्र पर होता है और समष्टि आप देखेंगे ऊपर बड़ी होती है। मूल संकल्पनाएं देखेंगे आप लोग, ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इन्हें भी आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है,
इस तरह से आप देखें कक्षा 12वीं की भी दोनों किताबें आपकी कवर हो जाती हैं इकोनॉमी की। और अब बचती है आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो विज्ञान की किताबें हैं, साइंस की किताबें, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और इसी के साथ आपकी सभी एनसीईआरटी किताबें भी कवर हो जाएंगी। और फिर आपसे बोल रहा हूँ, कोई भी आपका सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बात कर सकते हैं और अपना मैसेज भेज सकते हैं। और आप देखिए कि हर संडे को हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं, तो ये सब देखते रहिए, आप लोग बताते रहिए, कोई परेशानी हो कहीं भी तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है।